जय हिंद। फिर से आ चुके हैं एक बार करंट अफेयर्स लेके। और कल करंट अफेयर्स मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कल करंट अफेयर्स ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा कि फ्री फोकट में 4-5 करंट अफेयर्स लेके वीडियो बना के क्या ही फ़ायदा है। तो करंट अफेयर्स जब होंगे तो बनाया जाएगा। तो कल वाला करंट अफेयर्स और आज वाला करंट अफेयर्स मैंने दोनों मिला के ही दिया है। और जहाँ तक कि प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी लाइट की, हमारे गाँव के पास में ही एक ग्रिड बन रहा है जिसकी वजह से पूरे दिन लाइट रह नहीं पा रही है। और रात में लाइट थोड़ा सा ड्रामा कर रही है, थोड़ा सा मतलब आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आप लोग के लिए गुड न्यूज भी है। आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि आज तारीख हो रहा है 10, और जहाँ तक मुझे पता है कि 12 तारीख से शाम 6 बजे से आपका पॉलिटी का लक्ष्मीकांत शुरू हो जाएगा। इसका मैं ऑनलाइन घोषणा कर चुका हूँ, ठीक है। आपके पास 2 दिन है, 2 दिन बाद 6 बजे शाम से पॉलिटी का लक्ष्मीकांत आपके लाइव चलेगा। शाम 6 बजे मतलब शाम 6 बजे चालू रहेगा, शाम 6 बजे से, ठीक है। पॉलिटी का कौन सा? लक्ष्मीकांत। तो जो लोग बीपीएससी यूपीएससी करने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम जब दबा के शेयर कीजिए। और कम से कम अभी 107 सब्सक्राइबर, चैनल नया है, हम भी यूट्यूब पे नए हैं, कम से कम इसको 150 कर दीजिए, कम से कम 150। मैं पहला क्लास लूँ तो 150 चैनल होना, 150 होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, भरोसा रखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स के फील्ड में भरोसा रखा है तो लक्ष्मीकांत के फील्ड में भरोसा रखिए कि आपको मैं 110% दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। पहला करंट अफेयर्स हम लोग के लिए प्राउड का फील का बात है। प्राउड फील का क्या बात है? हम लोग का कारगिल, कहाँ? कारगिल सर, कहाँ है कारगिल? तो कारगिल सर लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी राजधानी क्या है? लेह है। लेह से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है कारगिल। सर कारगिल में ऐसा हुआ क्या जो आप इतना खुश हो रहे हैं? कारगिल में देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि जो विमान होता है, विमान कहने का मतलब एरोप्लेन, जो फाइटिंग विमान, जो भी विमान होता है, वो एरोप्लेन तो खैर रात में भी लैंडिंग कर जाती है, लेकिन जो भी विमान होता है वो लैंडिंग रात में नहीं कर पाती है। वो लैंडिंग कब करती है? दिन में। लेकिन हम लोग के लिए प्राउड फील मोमेंट ये है कि कारगिल में, दौलत बेग ओल्डी में भी, और प्लस में कारगिल जो एयरपोर्ट है, कारगिल मेन कारगिल एयरपोर्ट, वहां पे हम लोग का C-130 विमान, कौन सा विमान? C-130 विमान ये रात में लैंड किया है। कब लैंड किया है? नाइट में। नाइट में लैंड किया है। और नाइट में लैंड करने के साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये नाइट में लैंड किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये नाइट में अब तोप, टैंक, गोला बारूद सब लेके लैंड कर सकता है। कब कर सकता है? रात में कर सकता है। सोचिए, अगर हम लोग का चीन से युद्ध हो, सोचिए हम लोग का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो, तो क्या लगता है हम लोग को रात में गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल पड़ेगी। अगर गोला बारूद की जरूरत हम लोग को रात में पड़ती है तो समझिए अब तो हम टेक्निक डेवलप कर चुके हैं, रात में भी लैंडिंग कराया जा सकता है। और बता दूं, C-130 जहाज जो है ये आपका टैंक ले जाने में भी समर्थ है। क्या ले जाने में? टैंक। वो जो तोप वाला टैंक देखते हैं, वो जो रहता है थोड़ा सा निकला हुआ, उसे गोला छूटता है, वो वाला टैंक ले जाने में भी समर्थ है। कौन? C-130 जहाज। क्या लगता है अब हम लोग के युद्ध जीतने की संभावना है? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर अभी जो युद्ध हो रहे हैं, उनमें तो साइबर क्राइम कम देखा जा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आने वाले समयों में जो युद्ध होंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, अत्यधिक मात्रा में देखा जाएगा, एक लेवल पे देखा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सर? वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ ना, है एक दो करंट अफेयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि कारगिल में C-130 जहाज उतरा है, वो भी नाइट में उतरा है, वो भी जहाज में तोप का गोला बारूद लेके उतरा है, और टैंक भी ले जाने में समर्थ है। हम लोग बस ट्राई किए। ट्राई क्यों किए हैं जी? देखे हैं चाइना वाला थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा कर रहा था। चाइना जो है ना अपना क्या करता है ना कि उसका गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा जिससे वो जासूसी करता है, वो गुब्बारा ले जाके कभी ताइवान के ऊपर उड़ाता है। ताइवान वाला लोग देखेगा वो गुब्बारा आ रहा है, कहीं हमरा पे गिर न जाए, डर जाता है लोग। ताइवान कंप्लेन करता है कि चाइना हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई बोलता नहीं। हद तो तब हो गया जब चाइना वाला लेके गुब्बारा उड़ा दिया अमेरिका वाला पे। अमेरिका वाला देख रहा है, अमेरिका कंप्लेन कर रहा है, ये क्या हो गया। अभी देखिए आपको अगला न्यूज बताते हैं। अगला न्यूज चाइना से ही है। बहुत अजीब दुश्मनी है हम लोग का ना चाइना से, क्या ही किया जाए। तो चाइना से अगला करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स ये है कि चाइना आरोप लगाया है, चाइना सैंक्शंस टू यूएसए। सैंक्शंस किसको किया है? यूएसए को। किसको किया है? यूएसए को। क्यों किया है?
सेंक्शन मतलब होता है आरोप लगाना। चाइना आरोप लगाया है किस पे? यूएसए पे चाइना आरोप लगाया है कि यूएसए जो है ना, ताइवान को हथियार बेच रहा है। किसको? ताइवान को हथियार बेच रहा है। देखिए बाबू, ये करेंट अफेयर जो है ना, ये आपका अंग्रेजी में है, ठीक है। द हिंदू का करेंट अफेयर्स है तो इंग्लिश में ही होगा, आप जान रहे हैं। तो इंग्लिश में करेंट अफेयर्स है, लेकिन फिर भी आपको हम हिंदी करके बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी आपको कुछ करने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। अब ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए। आप कहीं जा रहे हैं तो एक आध दो सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हम करते हैं, दोनों मिलकर नौकरी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना आरोप लगवाया है किस पे? यूएसए पे। क्या आरोप लगाया है यूएसए पे सर? तो चाइना यूएसए पे आरोप ये लगाया है कि ताइवान को हथियार कौन बेच रहा है? तो यूएसए बेच रहा है। ताइवान को हथियार कौन बेच रहा है? यूएसए बेच रहा है। ये आरोप किसने लगाया है? चाइना ने लगाया है। अब इसकी विश्व मंच पे जांच होगी कि क्या सही में ताइवान को हथियार बेच रहा है यूएसए, अमेरिका दे रहा है हथियार चाइना से लड़ने के लिए। हो भी सकता है, क्योंकि अमेरिका ये कर सकता है। क्यों? चाइना सबके नाक में दम करके रखा है। तो यूएसए हो सकता है कि इस मामले में सही भी हो, जो ताइवान को हथियार दे और प्लस में लड़ने के लिए किससे? चाइना से लड़ने के लिए, और किससे लड़ने के लिए देगा। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी जो है, आईआईटी जो है, आईआईटी में अब गांव के बच्चों के लिए भी द्वार खुल गया है। गांव के बच्चों के लिए। कह सर पहले भी तो था। जी नहीं, पहले जो आईआईटी के फील्ड में होता था ना, गांव के बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको बहुत कम लिया जाता था। लेकिन अब है कि गांव ग्रामीण लेवल पे परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाओं में जिनका महत्वपूर्ण अंक होगा, जिनका बहुत ज़्यादा अंक होगा, जिनका लेवल का अंक होगा, उनको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। एक है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेट टू embark upon a Thursday visit to the UK from 20 years later। 20 years later UK from, क्या सर क्या बोले, कुछ समझ नहीं है। तो हम है ना, डोंट वरी, यू विल नॉट गेट टेंशन, आई विल गेट टेंशन एंड आई विल सॉल्व एनी इंक्वायरीज फॉर यू। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट वरी। तो इसका कहना है कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह क्या? रक्षा मंत्री, समझिएगा। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। भारत के इतिहास में, इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में अभी तक 22 साल बाद कोई जो रक्षा मंत्री है वो कहाँ का दौरा कर रहा है? ब्रिटेन, लंदन का दौरा कर रहा है। इससे पहले 22 साल पहले कोई राष्ट्र मतलब वो गया, रक्षा मंत्री गया था। कितना दिन बाद जा रहे हैं? 22 साल बाद जा रहे हैं। कितना साल बाद? 22 साल बाद। कहाँ जा रहे हैं? ब्रिटेन के दौरा पे। कौन दौरा पे? ब्रिटेन के दौरा पे। यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? ऋषि सुनक से मिलेंगे, वही ना वहाँ का प्रधानमंत्री है जी। ऋषि सुनक से मिलेंगे, किस बात पे बात होगा? अब रक्षा मंत्री है तो कोई टेडी बियर तो खरीदने जा नहीं रहेंगे, हथियारों पर बात होगा। और किस चीज पर बात होगा? हथियारों पर बात करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रिटेन जा रहे हैं भाई। एक बार तो बोला ब्रिटेन जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जा रहे हैं। कितने दिन बाद जा रहे हैं? 22 साल बाद कोई हमारा रक्षा मंत्री जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? हथियारों के लिए जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। अगर कुछ ब्रिटेन का राजधानी क्या है तो लंदन हो जाएगा। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। मिजोरम जो है, हमारा राज्य ही है मिजोरम, समझिएगा। मिजोरम जो है, मिजोरम क्या किया है? मिजोरम के अभी जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उनको लालू दोहोमा हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? लालू दोहोमा कहाँ के बने हैं? मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। अब मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? देखिए, लालू दोहोमा जो थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। आईपीएस ऑफिसर है, जिनको जानकारी होगी, पढ़े लिखे हो। हमारी तो राज्य की तरफ थोड़े मुख्यमंत्री बनते जी, कोई भी उठे मुख्यमंत्री बन जाए, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, एकदम 9वां फेल हो, 10वां फेल हो, 8वां फेल हो, 5वां फेल हो, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम बन जाएगा मुख्यमंत्री जो भी है। ऐसे थोड़ी चलता है जी। इधर पूर्वी राज्य की तरफ, उधर पश्चिम, आप देख समझिए, पश्चिमी राज्य की तरफ या उत्तर राज्य की तरफ, उधर पूरब में पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बनता है। लालू दोहोमा आईपीएस ऑफिसर रह चुके थे, ये मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने क्या किया? तो मिजोरम से, समझिएगा, मिजोरम और म्यांमार का बॉर्डर लगता है। तो म्यांमार, मिजोरम से सटे जो म्यांमार में चीनी नागरिक है, कौन? चाइना वाला नागरिक है, उनको इन्होंने क्लियर कह दिया है कि चाइना के जो भी नागरिक म्यांमार से सटे बॉर्डर से, मिजोरम से सटे बॉर्डर से, वो हट जाए। किसके लिए बोला है? नागरिकों के लिए। किस नागरिकों के लिए? चीन के नागरिकों को।
चीन के नागरिक जो कहाँ है, मिजोरम से सटे म्यांमार में, मिजोरम से सटे म्यांमार में, उनको क्लियर कहा है कि हट जाइए। अब एक जनजाति भी है कुकीजो, कुकीजो, ये जनजाति जो है ना कुकीजो, ये भी संपर्क रखती है किससे, ये भी संपर्क सेम रखती है किससे, चीनों वालों से। इसलिए इन जनजाति लोग को भी कहा गया है मिजोरम के मुख्यमंत्री लालू दोहमा द्वारा कि आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए और जहां तक हो कि डिस्प्लेस हो रहे, यहाँ से हट के कहीं आप बस जाइए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट टाइम दीजिए, इसको मिटा के फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा है मालदीव से। सर मालदीव आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है। सर मालदीव में क्या है जो बहुत चर्चा में रह रहा है? पहले तो एक चीज समझिए, मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू, मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मुइजू कहाँ के राष्ट्रपति है? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू। ठीक है। मालदीव की जो राजधानी है माले, मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो सर मालदीव में ऐसा क्या है जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है? तो बाबू समझिए, मालदीव में सबसे ज्यादा जो पर्यटक, सबसे पहले तो मालदीव एक टापू है, टापू कहने का मतलब एक द्वीप है, और द्वीप पे देश होने के साथ साथ इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन से ही चलती है। पर्यटन कहने का मतलब लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो बीच पे जाते हैं तो उसका पैसा, खाते हैं उसका पैसा, होटल में जाते हैं उसका पैसा, सारा पैसा किसको मिलता है? देश को मिलता है। ठीक है। हर साल मालदीव में सबसे ज्यादा जो पर्यटक जाते हैं वो भारत से जाते हैं। 1 नंबर भारत से, 2 नंबर पे रसिया से। आप समझिए भारत से इतने पर्यटक जाते हैं, हीरो हीरोइन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, हर आदमी को देखते होंगे आप, भारत से जाता है कहाँ? छुट्टी मनाने, मालदीव मनाने। हर आदमी मालदीव छुट्टी मनाने जाता है। ठीक है। तो मोदी जी उठे और लक्षद्वीप घूमने चले गए। क्यों गए? समझिए, मालदीव जो है वो चीन से बात कर रहा है। ठीक है। और इसका एक और न्यूज समझिएगा, बहुत अच्छा न्यूज है। समझिए, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं 12 साल पहले, 8 से 12 साल पहले तक जो मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो सबसे पहले जब राष्ट्रपति बनते थे तो वो भारत के दौरे पे आते थे। किसके दौरे पे आते थे? भारत के दौरे पे आते हैं। इस बार प्रथम बार ये राष्ट्रपति जो हैं ये चीन के दौरा पे चले गए। कहाँ के दौरा पे चले गए? चीन के दौरा पे चले गए। समझिएगा, समझने गौर करने वाली बात है। अभी तक जितने बार मालदीव के राष्ट्रपति बनते थे नए, वो पहले कहाँ आते थे? किस दौरे पे आते थे? भारत के दौरे पे। इस बार वो कहाँ चले गए? चीन के दौरे पे। मतलब आप समझ रहे होंगे चाइना का प्रभाव। अब इसको कम करने के लिए मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप भी तो हमारा आइलैंड है, लक्षद्वीप भी तो हमारा समुद्र में है। तो क्या मालदीव से कम है हमारा लक्षद्वीप? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों को पता नहीं था और लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, तो लोग क्या करते? अब इसके लिए मोदी जी चले गए कहाँ? लक्षद्वीप। और जब मोदी जी लक्षद्वीप चले गए तो बहुत सारे विरोधी पार्टियों ने कहा कि देखिए बुढ़ाड़ी में तो समझ रहे बूढ़े होने में मोदी जी गए छुट्टी मनाने, स्विमिंग करने। हालांकि वो छुट्टी मनाने नहीं गए थे, वो स्विमिंग करने नहीं गए थे। वो किस वजह से गए थे वो अब आपको दिख रहा होगा। किस वजह से गए थे? कि लोग मालदीव न जाके कहाँ जाए? लक्षद्वीप जाए। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप भी तो हमारा इंडिया का है। अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम बहुत उसका फायदा देते हैं, मालदीव की अर्थव्यवस्था हम बढ़ाते हैं, तो क्या मालदीव को फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मालदीव को फायदा होगा तो क्या हमको फायदा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो किसको फायदा देगा? चाइना को फायदा देगा। जैसे हम लोग के जो समय जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम शुरू में, तो वो क्या किए? कोको द्वीप हम लोग का था। कोको द्वीप किसका था? हम लोग का था। वो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दिया। किसको? म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। अब बताइए म्यांमार कोको द्वीप को किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। चाइना वहां सिरहने आके हमारे बैठ गया। बताइए गलत है कि नहीं है? गलत। वो छोड़िए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते साथ ही श्रीलंका को कच्चा दीपू द्वीप दे दी। कच्चा दीपू द्वीप जो था वो श्रीलंका को गिफ्ट कर दी। क्या जरूरत है गिफ्ट करने का? अभी मालदीव जो है वो किसको बैठा रहा है? चाइना को। क्या लगता है हम लोग को मालदीव जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? लक्षद्वीप। इसका प्रभाव भी पड़ा है, मोदी जी के लक्षद्वीप जाने का प्रभाव भी पड़ा है। प्रभाव क्या पड़ा है समझिएगा। एक कंपनी का आंकड़ा है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप जो कंपनी है ये आंकड़ा दिया है
मेक माई ट्रिप जो कंपनी है ये आंकड़ा दिया है कि अभी जितने लोग मालदीव जाते थे सारे ने टिकट कैंसिल कर दिया। लोगों ने अभी कहाँ के लिए टिकट बुक किया है? लक्षद्वीप के लिए। यही तो चाहते थे मोदी जी, यही तो चाहते थे, इसीलिए तो मोदी जी लक्षद्वीप गए थे कि लोग मालदीव न जाके कहाँ जाए, लक्षद्वीप जाए। क्या उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लोगों ने ट्रिप कैंसिल किया। 4000 टिकटें जो मालदीव की थी वो कैंसिल हो चुकी है। वो अब कहाँ जा रहे हैं? लक्षद्वीप जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये था मालदीव से न्यूज। और एक और न्यूज मालदीव से है कि इतना करने के बाद समझिएगा, सबसे पहला तो क्या था कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने की वजह कहाँ चले गए? चाइना चले गए। आज तक नहीं हुआ था, पहले भारत आते थे, अभी चाइना चले गए। प्रथम पड़ोसी उनका भारत था, फिर वो कहाँ चले गए? चाइना चले गए। चले ठीक है। दूसरा चीज हुआ कि मोदी जी लक्षद्वीप गए, जिसके वजह से मालदीव का जितना भी टिकट था सारा कैंसिल हो गया। और सारा कहाँ आप लोग जा रहे हैं? लक्षद्वीप जा रहे हैं। इससे बौखला कर, समझिए, इससे बौखला कर जो है मालदीव का जो नेता सब है, लीडर सब है, पॉलिटिकल लीडर सब, वो मोदी जी पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अपना अपमानजनक टिप्पणी करने का मतलब है गलत गलत बात बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? मोदी जी को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मालदीव का लीडर सब। ये गलत है। किसी देश की प्रधानमंत्री पे आपके आपत्तिजनक टिप्पणी के द्वारा युद्ध की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो हालांकि जब मोदी जी पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो हमारा भारत का विदेश मंत्रालय मालदीव के जो मंत्रालय था उससे बात किया, तो मालदीव के सरकार, मालदीव के राष्ट्रपति ने इससे पल्ला झाड़ लिया। पल्ला क्या झाड़ा है? तो मालदीव के राष्ट्रपति ने सीधे कहा कि वो व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार कहने का मतलब हमारा मन हो तो हम चाइना को गलिया सकते हैं, लेकिन क्या मोदी जी गलिया सकते हैं? नहीं गलिया सकते हैं। तो वैसे ही कहा गया मालदीव के सरकार द्वारा कि जो लोग कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं उनका व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनका पर्सनल राइट है, तो वो बोल सकते हैं। सरकार द्वारा इस पे कोई टिप्पणी नहीं की गई है, तो इसके वजह से मालदीव का तो पल्ला झड़ गया। अब समझिए, मालदीव ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब मंत्री तो मंत्री थे ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मालदीव सरकार ने उन मंत्रियों को भी उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो मालदीव और भारत रिलेटेड ये न्यूज हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। यहाँ का राष्ट्रपति का नाम हमेशा याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू। यहाँ की राजधानी माले। मालदीव कहाँ है? तो नीचे आपके भारत के नीचे लक्षद्वीप, भारत के साइड में लक्षद्वीप और उसके नीचे मालदीव पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला न्यूज है उच्चतम न्यायालय बिल्किस बानो केस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस। क्या है सर बिल्किस बानो केस? समझ नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा बाबू समझ। बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो कौन है? आज से 21 साल पहले, कितना साल पहले? 21 साल पहले 2002 का घटना है। कितना घटना है? 2002 का, गोधरा में। कहाँ पर? गोधरा, सॉरी गोधरा कहाँ? तो गोधरा बाबू गुजरात में, गुजरात में। वो जो दंगा हुआ था, जिस दंगे में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ था, जो भी हुआ था आप वही जानेंगे। मुस्लिम हिंदू जो भी हुआ था, दंगा, पूरे बहुत भयानक दंगा हुआ था, ठीक है। उसमें एक मुस्लिम महिला ट्रेन में सफर कर रही थी। मुस्लिम महिला कौन थी? बिल्किस बानो। कौन मुस्लिम महिला थी? बिल्किस बानो। ये ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में इनके सफर के दौरान ये 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। कितने महीने की? 5 महीने। ऐसा हम मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दैनिक जागरण और हिंदू बोल रहा है, ठीक है। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। कौन? बिल्किस बानो। 5 महीने की प्रेग्नेंट होने के साथ साथ इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। क्या किया गया? सामूहिक दुष्कर्म, जिसको बोलते हैं सामूहिक दुष्कर्म को बोलते हैं ना, कि मतलब ग्रुप में रेप किया गया, मतलब एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर रेप किया। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी बिल्किस बानो, समझिए। रेप करने के बाद इसकी 3 साल की बच्ची और साथ साथ में इसके परिवार के टोटल 7 लोगों को मार दिया गया उस ट्रेन में, ठीक है। ये था मुद्दा। उसमें 11 लोग पकड़े गए थे। कितना लोग पकड़े गए थे? 11 लोग। अब 11 लोग जो पकड़े गए, इनको 1 मिनट बस समय दीजिए। उसमें कितना लोग पकड़े गए थे? 11 लोग पकड़े गए थे। जो 11 लोग पकड़े गए थे, इनको गुजरात कोर्ट ने 15 साल की सजा, मतलब सजा सुनाई थी, उम्र कैद दिया था। क्या दिया था? उम्र कैद। समझिए मुद्दा कहाँ है, समझिएगा। इनको क्या दिया था? उम्र कैद दिया था 11 लोगों को, ठीक है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट, कौन? गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने इनके 15 साल पूरा होने पर, 15 साल पूरा होने पर इनके अच्छे कर्मों की वजह से इनको माफ कर दिया और रिहा कर दिया, ठीक है।
अब मुद्दा यहाँ उठता है कि जो इनके पक्ष के थे, बिल्किस बानो के पक्ष के जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि ये कहाँ तक सही है कि गुजरात हाई कोर्ट ने सामूहिक रेप प्लस में 7 हत्या करने वाले आरोपियों को 15 साल के जेल के बाद रिहा कर दिया उनके अच्छे कर्मों पे, ये कहाँ तक सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है कि जो जांच आधार का जो मतलब जिस आधार पे गुजरात हाई कोर्ट ने इनको रिहा किया वो आधार प्लस में पुलिस जो है जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और समझिए, गुजरात हाई कोर्ट को कहा गया है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया है। मतलब ये फिक्स है, आप खुद सोच के देखिए, एज ए लेडीज या एज ए ह्यूमन राइट, एज ए ह्यूमन पर्सन, एक पर्सन होने का सोच के देखिए। बेचारे एक तो चलिए रेप हुआ, उसके बाद रेप के साथ साथ हत्या भी कर दी गई। अब हम एक बात बताते हैं, आप हिंदू होइए, मुस्लिम होइए, सिख होइए, ईसाई होइए, फर्क नहीं पड़ता, हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुस्लिम की महिला महिला नहीं होती है, ये तो नहीं है ना। ये मुस्लिम की महिला हो, हिंदू की महिला हो, या सिख की महिला हो, या ईसाई की महिला हो, है तो एक महिला ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी वो जज ने कहा है कि जो भी बात हो, धर्म से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यहाँ ये पड़ता है कि बात यहाँ एक महिला के सम्मान की है। किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और प्लस उसकी हत्या कर देना एक घोर अपराध होता है, जिसके वजह से इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और आरोपियों को बरी नहीं किया जाएगा। इस पे गुजरात हाई कोर्ट ने अपने दायरों का उल्लंघन किया है और एक महिला का सम्मान करना फर्ज बनता है। ठीक है, इतनी भी चर्चा चली है। चलिए, ये न्यूज हमको जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगला न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इतना लिख देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो कैदी, समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, जो मान लीजिए कि सुधर चुके हैं या जेल में बहुत ज़्यादा दिन से बंद है और उनके जमानत की जो राशि है वो नहीं चुका पाए, जैसे मान लीजिए गरीब आदमी है जिसका कोई नहीं है, उसका पैसे नहीं है, बेचारा जेल में बंद है, उसको छुड़ाने वाला कोई हैते नहीं है, तो निर्धन कैदी जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, या फिर ऐसे कैदी जिनके गार्जियन या जिनके फैमिली वालों के पास उतने पैसे नहीं है कि जो उनकी जमानत राशि दे के उनको छुड़ाया जा सके, तो उन कैदियों की जमानत राशि अब केंद्र सरकार देगी और उन कैदियों को रिहा करवाएगी। समझ रहे हैं, निर्धन कैदियों को रिहा करने की बात की गई है। निर्धन कैदियों को रिहा करने की बात करी गई है, रिहा करने की बात की। अब कहानी उठता है कि निर्धन कैदियों को, अब क्वेश्चन उठता है कि निर्धन कैदियों को रिहा तो कर दिया जाएगा, लेकिन आप खुद बताइए कि निर्धन कैदियों को रिहा करने के लिए उनकी जमानत राशि कौन देगा, और जमानत राशि के साथ साथ उनका जो गारंटर है वो कौन बनेगा। तो केंद्र सरकार ने कहा उनकी जमानत राशि भी हम देंगे और उनका गारंटर भी हम बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हम लोग के साथ डीप फेक पे। सर सबसे पहले समझेंगे डीप फेक क्या होता है। डीप फेक क्या होता है, तो बाबू डीप फेक एक ऐसी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी तकनीक डेवलप, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के द्वारा जो भी होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गहराई में जाके हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो तकनीक विकसित की जाती है, और जैसे डीप फेक का मतलब है कि जैसे आपका फेस ले लिया गया और किसी और के वीडियो पे आपका फेस लगा के उस वीडियो को जो वायरल कर दिया गया, तो उस तकनीक को बोलते हैं डीप फेक। समझ में आ रहा है, उसको डीप फेक बोलते हैं। इस तरह से कितनों के पैसे भी लूटे जा सकते हैं, कितनों के अश्लील वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डीप फेक बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, समझने की बात है। तो डीप फेक अगर मान के चलिए कि चुनाव चला, मोदी जी का चुनाव चल रहा है, और खुदा न खास मान लीजिए कि चुनाव के रात में कोई ऐसा आदमी बोल दे कि हमको वोट मत दीजिए, हम बहुत गंदे हैं, ये वो दीजिए, कोई प्रूफ दे दे, कोई सबूत दे दे, और वहां पे मोदी जी का फोटो लगा दे, क्या लगता है चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी प्रयागराज ने सॉल्यूशन निकाला है। किसने निकाला है?
आईआईटी प्रयागराज ने। किसने निकाला, ध्यान रखिएगा, नहीं डीप फेक को सोल्यूशन के लिए किसने निकाला है, आईआईटी प्रयागराज। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रयागराज ने इसको डीप फेक को ठीक करने के लिए निकाला है तकनीक। और समझने की बात है, डीप फेक को ठीक करने के लिए तकनीक तो निकाल दिया है, क्या तकनीक क्या है, तो तकनीक भी वही है, जैसे लोहा लोहा को काटता है, इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही डीप फेक को भी ठीक किया जाएगा। किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। समझ में आ रहा है, समझ में आया, अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, आप लोग के लिए फिर से आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन दूसरा भी देंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, क्या आप लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, क्या अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी या अर्थशास्त्र, कमेंट बॉक्स भरिए कि हम सर लक्ष्मीकांत पॉलिटी अर्थशास्त्र। जिसके मत ज्यादा होंगे आपकी कक्षा में, जिसके भी मत ज्यादा होंगे आपकी कक्षा में उसी विषय को संचालित किया जाएगा और आपके YouTube प्लेटफॉर्म से ही फ्री में संचालित किया जाएगा। बस हेल्प आप लोग को इतना करना है कि सब्सक्राइबर को बढ़ाते चलिए। समझ में आ रहा है तो मत जरूर दीजिएगा, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत या अर्थशास्त्र। और क्वेश्चन पहला था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्वेश्चन दूसरा था लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है, मोशन पिक्चर अवार्ड किसने मिला था। ये अमेरिका के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलेन, ये अमेरिका के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलेन। ये जो डायरेक्टर है ये मूवी में काम भी करते हैं, मूवी को डायरेक्ट भी करते हैं। इनको 3-4 अवार्ड मिला है। तो मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है, क्रिस्टोफर नोलेन। याद रखिएगा, मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है, क्रिस्टोफर नोलेन। अगला क्वेश्चन है, केजी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसको मिला है, ओएनजीसी को। केजी बेसिन क्या है सर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी नीचे से और गोदावरी नदी ऊपर से बहती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल मिला है। ठीक है, और तेल निकालने के लिए जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो किसको मिला है, ओएनजीसी को। ओएनजी का संस्था भारत का ही अपना तेल निकालने के लिए मिला। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, चिल्का झील। सर चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। तो उड़ीसा झील पे क्या, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, चिल्का झील पे। कौन निर्माण योजना है सर, देखिए अमृत धरोहर क्षमता निर्माण, कौन क्षमता निर्माण, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, चिल्का झील पे। आगे बढ़ते हैं। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है, पीयूष गोयल। सर क्या है, वाणिज्य मंत्री हमारे, वाणिज्य मंत्री हमारे यहाँ, ट्रेड वगैरह मंत्री कौन देखते हैं, पीयूष गोयल। इंडस फूड 2024 का प्रदर्शनी उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। किस राज्य के कॉलेज में फंगथानसी मिशन का शुरुआत की गई है, मणिपुर में। किस राज्य के कॉलेज में फंगथानसी मिशन का शुरुआत किया गया है, मणिपुर में। किसमें किया गया है, मणिपुर। मणिपुर के कॉलेज में फंगथानसी मिशन का शुरुआत किया गया है। और देखिए कुछ करंट अफेयर्स अभी भी बचे हुए हैं तो आपको हम बता देते हैं करंट अफेयर्स। कुछ जो करंट अफेयर्स जो अभी आपके बचे हुए हैं वो हम कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, और कॉपी में लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके सामने छूटे नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कुछ करंट अफेयर्स अभी हम बता देंगे, इससे बेहतर है कि आप उसको लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। पहला नंबर करंट अफेयर्स लिखिएगा, लिखने में समय व्यर्थ होता है और प्लस बताना उतना ही है, लिख लीजिएगा। मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को और अर्जुन अवार्ड मिला है। क्या हुआ, मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, भारतीय टीम के क्रिकेटर कौन है, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी के साथ साथ कितने लोग, 26 लोगों को। कितने लोगों को, 26 लोगों को। एक तो हो गया एमडी शमी, उनके साथ साथ 26 लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड।
कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। कोई दिक्कत है? मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला है जुलाई में यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। क्या कर लिखिए देते हैं, फिर आप लोग टेंशन में आ जाइएगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, हम मिटा के इसको लिख देते हैं। चलिए हम लिख ही लेते हैं। देखिए मोहम्मद शमी के साथ 26 खिलाड़ियों को, 26 लोगों को, खिलाड़ी भी नहीं तो उसमें और भी लोग थे, 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, पहला हो गया मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। आप समझते हैं। जुलाई में यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। लिख लीजिएगा। पहला क्या था? मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्या है? आने वाला जुलाई में यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। उसके बाद हाल ही में फ्रांस की जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, पीएम, प्रधानमंत्री, फ्रांस की जो प्रधानमंत्री थी, फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बर्न ने इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। किस देश की प्रधानमंत्री थी? फ्रांस की। किस देश की प्रधानमंत्री? फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न ने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उसके बाद और है ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में होगा। कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा। कहाँ होने जा रहा है? गुवाहाटी में। ये सब रटने वाला करंट अफेयर, समझाने वाला जो था बाबू मैंने पहले समझा दिया है। अब ये सब जो है ना, ये सब रटने वाला है। अब समझिएगा, पहला क्या है? मोहम्मद शमी के साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। जुलाई में यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। और तीसरा है फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बर्न जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चौथा है ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो गुवाहाटी में होने जा रहा है। गुवाहाटी का असम की राजधानी भी है गुवाहाटी। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम में। ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? गुवाहाटी में होने जा रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज है, एक जो है चिराग शेट्टी एक सात्विक राज, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन 2 लोगों को मिला है? समझिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होगा, खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? चिराग शेट्टी और सात्विक राज को। इसका पूरा नाम है सात्विक साईराज। क्या नाम है पूरा नाम? सात्विक साईराज। किसको? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। समझिएगा। अब क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि दोनों किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित चिराग शेट्टी और सात्विक राज, इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कुछ देखते हैं शुरू से। मोहम्मद शमी के साथ साथ 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड। जुलाई में यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बर्न ने इस्तीफा दे दिया है। ई गवर्नेंस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक राज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिनको मिला है वो बैडमिंटन से संबंधित है और उन्हीं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो आज के हमारे 2 प्रश्न आपको याद होंगे। पहला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? अगर चलिए ये हम बता भी देते, मेरे मुंह से निकल गया है तो हम बता दिए हैं। तो अंडमान निकोबार की भी राजधानी आप ढूंढ ही लीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? लक्षद्वीप की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी, और हाँ फिर से बोल देता, आप अपने मत जरूर दीजिएगा
पॉलिटी राजेश मिश्रा सर या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक, सॉरी राजेश मिश्रा सर बोले, पॉलिटी लक्ष्मीकांत या फिर इकोनॉमिक्स, दोनों में से क्या आपको पढ़ना है और क्या अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का चॉइस करते बता दूं मैं 12 तारीख शाम 6 बजे से इनकी कक्षा चलेगी इसी चैनल पे, तब तक आप 150 कम से कम पूरा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अगले कक्षा में, फिर कभी क्या कल ही मिलेंगे ना, मिलेंगे फिर, ऐसी बोला गया फिल्म का डायलॉग है। धन्यवाद।